हेलो एवरीवन। आज 17 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता है कि डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यहाँ पे न्यूज़ में था, तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू बनाया स्टैटिक को लिंक करके, ना सिर्फ करंट को। मतलब यहाँ पे जो न्यूज है उसको या एमसीक्यू है उसमें स्टैटिक के भी आपको स्टेटमेंट मिलेंगे और आपको करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे। जैसे यूपीएससी पूछता है किसी भी टॉपिक को स्टैटिक और करंट से जोड़ के, तो 10 एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको मिलते हैं डेली बेसिस पर। स्टेटमेंट वाइज वो सारे एमसीक्यूज़ रहते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिलता है, साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिलता है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा डिस्कशन जरूर देखें। साथ ही आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यहाँ पे भी इस लिंक से भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के संबंध में है, जो यहाँ पे चर्चा में है। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल न्यूज में रहती ही है हमेशा। अब न्यूज में क्यों रहती है, इसके लिए इसके जानना जरूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि न्यूज में क्यों था। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो सारे देश हैं ना, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया है। गिव मी अ सेकंड, मैं इसको पेन को थोड़ा सा और थिन कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या सिस्टम शुरू किया, उससे कहा जाता है वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम। वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम, इसे आप नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हैं। तो वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम किसने शुरू किया, वनडे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा। इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप देखें इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच जो इमिग्रेशन होता है, कस्टम होता है, सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको बेहतर तरीके से किया जा सके। यहाँ पे ये इसका पर्पज़ रहता है, किसका, वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम का। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं जीसीसी के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि चलिए भाई जान लेते हैं जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है क्या। तो एक तरह का अगर हम बात करें रीजनल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। अब जब इस्टेब्लिश किया गया था तो बात की जब इसमें कौन कौन से देश थे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब इस्टेब्लिश किया गया तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण देश एक तो बहरीन था, यह भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे कुवैत भी था। इसके अलावा और कौन सा देश था, तो ओमान उसका मेंबर था। तो 3 हो गए। इसके अलावा 2 और मेंबर इसके शुरुआती में थे। ये मैं सेकंड यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहरीन था, कुवैत था, ओमान था। इसके अलावा और कौन से मेंबर थे, तो इसके अलावा 2 और मेंबर थे। पहला था सऊदी अरेबिया, इसका मेंबर था, मतलब 4th मेंबर इसका सऊदी अरेबिया था। साथ ही इसमें था यूएई। तो 5 देश स्टार्टिंग में इसमें मेंबर थे। इसका पर्पज़ ये था कि आपस में रीजनल इकोनॉमिक कल्चरल सिक्योरिटी को बढ़ाना। अब इसकी बात की जाती है कि इसका चलो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा बताइए। तो हेडक्वार्टर सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अब अगर हम बात करें इसके पीछे कुछ चेन ऑफ इवेंट्स भी इन्वॉल्व थे। जैसे अगर आपने देखा होगा 1979 की बात है। 1979 ईरान में क्रांति होती है, ईरान में इरानियन रिवोल्यूशन होता है। और इसके अलावा ईरान इराक वॉर भी होता है। तो ईरान इराक वॉर जो होता है वो भी इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था, जिससे लेके अगर आप देखेंगे तो जो ईरान से बहुत सारी कंट्रीज़ को फियर भी था। तो 1980 से 1988 के बीच में जो वॉर हुआ ईरान इराक, यह भी इसके पीछे कारण रहा। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में देख ली। अब ये एक तरह की ऐसी बॉडी है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप देखें सबसे ऊपर इसकी सुप्रीम काउंसिल होती है, जिसे सुप्रीम काउंसिल कहा जाता है, जो सारे डिसीजन लेती है। और कोई परमानेंट इसका अगर हम बात करें चेयरपर्सन नहीं होता। कोई देश हर साल बैठक होती है और जो बदलते रहते हैं इसके में, जो अगर हम बात करें जो इनकी चेयरमैनशिप है वो बदलती रहती है। फिर मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्रेटरियल जनरल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी थी, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, कि चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है। अब आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर। जीसीसी वाज एस्टैब्लिश इन 1981 रिस्पॉन्स टू रीजनल टेंशन इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में जो क्षेत्रीय तनाव था उसको जवाब देने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दोहा कतर में है। तीसरा, जीसीसी सुप्रीम काउंसिल कंसिस्ट ऑफ हेड मेंबर ऑफ स्टेट। तो इसमें अगर हम जीसीसी की सर्वोच्च परिषद देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर बनती है। अब इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहली परिषद है जिसे हम सुप्रीम काउंसिल कहते हैं, जो भी हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं ना, वो सारे मिलकर यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर देख ली। ठीक, आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। इसमें आई थिंक एक मेंबर बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है एंड यूएई है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है।
अब आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू यहाँ पे न्यूज़ में था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो न्यूज़ में था। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो न्यूज़ में क्यों था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी लोकेशन। अगर आपने भारत का मैप देख रखा है तो भारत के मैप में अगर आप देखते होंगे तो एक ये वाली लोकेशन आप यहाँ पे देखते होंगे, ये वाली लोकेशन यहाँ पे ऐसी है, ये जो गली आ रहा है इसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब इसका जो टोटल विस्तार हम बात करें कितना है तो ये सिर्फ 22 से 24 किलोमीटर की सकरी एक पट्टी है। ऐसा माना जाता है कि ये भूटान जो है यहाँ पे कंट्री, चाइना बांग्लादेश के बीच में भारत की एक ये चिकन नेक कॉरिडोर भी उसको बोला जाता है कि अगर इसको काट दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसकी सिक्योरिटी इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था कि बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ और चीन की गतिविधियां जब से भारत की तरफ बढ़ी हैं या बांग्लादेश में बढ़ी हैं तो इससे हमारे तो भारत ने क्या किया, भारत ने तीन ने आर्मी गैसेशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी इसकी लोकेशन, यहाँ पे दिखा दी। लोकेशन के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भारत ने क्या इस्टेब्लिश किया है, तो भारत ने 3 आर्मी गैरिसन इस्टेब्लिश किए हैं, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि इट इज़ कनेक्टेड मेनलैंड इंडिया, यहाँ पे गिव मी अ सेकंड, हाँ पेन ले लेता हूँ। इट इज़ कनेक्टेड मेनलैंड इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट, तो मुख्य भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। इट्स शेयर बॉर्डर विथ नेपाल भूटान बांग्लादेश चाइना। क्या ये नेपाल भूटान बांग्लादेश चाइना से सीमा साझा करता है? बिल्कुल नहीं, ये बात एकदम यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप इसकी लोकेशन देखें, लेट सपोज कि सिक्किम है, ठीक है ना, और इसको मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप बना लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉरिडोर यहाँ पे भूटान से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी तरह से चीन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है ना। तो नेपाल भी हम कर सकते हैं आप आसपास में, क्योंकि नेपाल भी यहाँ पे है। तो नेपाल भूटान चाइना से, नेपाल भूटान बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये चीन की एक चुम्बी वैली है। कौन सी वैली है? चुम्बी वैली, चुम्बी घाटी अगर हम बात करें यहाँ से 130 किलोमीटर है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आर्मी एक तरह का स्ट्रॉन्ग हैंड अपने पास होना चाहिए। इट नैरो विड्थ अबाउट कितना बोला जा रहा है यहाँ पे, किसके नैरो विड्थ 20 से 22 किलोमीटर के। तो मैंने आपको बताया कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे किसके बारे में? कराकाल के बारे में है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, यहाँ पे देखें तो हाल में राजस्थान के रामगढ़ में जो जैसलमेर में है, वहाँ पे रेयर एशियाई कैरेकल देखा गया। अब अगर हम बात करें एशियाई कैरेकल के बारे में कि आखिर ये भाई होता क्या है, तो एक तरह की कैट है। कैट किस तरह, जंगली बिल्ली जिसे बोला जाता है, इसे कैरेकल इसका साइंटिफिक नेम है। इसे काले कान वाली बिल्ली भी कहा जाता है। कौन सी बिल्ली? काले कान वाली बिल्ली। अब अगर हम बात करें, लगभग 50 इनकी संख्या है भारत में टोटल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भारत में संख्या नहीं है, भारत में 50 और ज़्यादातर जो मेल इनकी जनसंख्या है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी या तो आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। अब बात करें IUCN स्टेटस की, तो IUCN में क्या स्टेटस है? तो IUCN में इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, ठीक है ना। कौन से कंसर्न? लीस्ट कंसर्न। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में और कहाँ पाई जाती है क्या? तो हाँ बिल्कुल और पाई जाती है। अफ्रीका रीजन में पाई जाती है, मिडिल ईस्ट में पाई जाती है, मिडिल एशिया अगर हम बात करें मिडिल एशिया में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन, वहाँ भी पाई जाती है, पाकिस्तान में भी पाई जाती है, ठीक है। तो अफ्रीका में जो गोल्डन कैट पाई जाती है ना, उससे मिलती जुलती ये स्पेसीज है, ठीक है। अब आइए न्यूज़ देखते हैं कि द कराकल इज साइंटिफिक नोन एज ए कराकल मैंने आपको बताया कि इसका साइंटिफिक नेम कराकल है। दूसरा यहाँ पे इट फाउंड ओनली इन इंडिया एंड नेपाल, ये केवल भारत और नेपाल में पाया जाता है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इट इन इंडिया इट्स पॉपुलेशन इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द राजस्थान एंड गुजरात। भारत में इसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, राजस्थान गुजरात में पाई जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो तो करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। दूसरा जब बात की जाए सिर्फ इंडिया नेपाल नहीं, मैंने आपको बताया अफ्रीका, एशिया, मिडिल एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हर जगह पे ये पाए जाते हैं। तो 1 और 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई जागृति के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। ई जागृति यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था? 1 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआत, इसको इम्पोर्टेंट पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो कब लॉन्च किया गया? 1 जनवरी 2025 को। अब अगर आप देखो ना, न्यूज़ में इसलिए आ गया कि लगभग 2 लाख लोग इसमें जुड़ चुके हैं। अब ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये हमारा उपभोक्ता कंज्यूमर जो मिनिस्ट्री है ना, कंज्यूमर मिनिस्ट्री उपभोक्ता मंत्रालय है, उनका इनिशिएटिव है। किस लिए? GRS ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, या जो शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल इनिशिएटिव है। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन शिकायत कर सकता है, तो इस उपभोक्ता मंत्रालय में विदेश में रहने वाले NRI शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विदेश में रहने वाले NRI, ठीक है ना, शिकायत दर्ज करा
सकते हैं। अब शिकायत बहुत सारी टेक्नोलॉजी से इनबिल्ड है, वॉइस टू टेक्स्ट है, एआई से लिंक किया गया है। तो ये बात यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है ना। अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं कि ई जागृति इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तो उपभोक्ता मंत्रालय का इनिशिएटिव, ये तो एकदम बात यहाँ पे करेक्ट हो जा रही है। दूसरा, इट इंटीग्रेट लेगेसी सिस्टम लाइक ई दाखिल कॉन्फोनेंट OCMS, ई दाखिल कॉम्पोनेंट OCMS जैसी पुरानी तकनीक को एकीकृत करता है। इट प्रोवाइड ग्रीवेंस रिडक्शन ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है आपको, तो यहाँ पे आपको याद है ओनली फॉर नॉट सिटीजन, ये बल्कि विदेशियों को भी इसके संबंध में राइट यहाँ पे मिले हैं। तो विदेशी भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, भारत के जो NRI बाहर रहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, विवाद के समाधान की बात यहाँ पे करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थेम्स रिवर। थेम्स रिवर न्यूज में इसलिए आ गई कि एक भारतीय ने पैर धोए यहाँ पे जाके, तो इस वजह से यहाँ पे न्यूज में आया, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उसका वीडियो वायरल हो गया तो यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। तो अब देखो थेम्स रिवर अगर न्यूज़ में आ गई ना, तो पहले तो थोड़ा सा हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलो थेम्स रिवर है क्या। तो थेम्स रिवर की टोटल लंबाई 346 किलोमीटर है। तो क्या ये लंदन की सबसे लंबी नदी, इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी? नहीं, इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी नहीं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये निकलती है कहाँ से? कॉट्सवोल्ड हिल है यहाँ पे, कॉट्सवोल्ड हिल है कहाँ पे? वहीं पे जहाँ से ये थेम्स नदी निकलती है, और ये जाके कहाँ मिलती है? नॉर्थ सी में। तो नॉर्थ सी अगर हम बात करें इसकी लोकेशन, अगर आपने ब्रिटेन का मैप देख रखा हो तो यहाँ पे इस तरह से गिरती है, और यहाँ पे अन्य यूरोपीय देश हैं और इसके बीच में नॉर्थ सी है, तो यहाँ पे लोकेशन इसकी देखने को मिलती है। बेसिन एरिया भी इसका अच्छा खासा है, लंदन सहित कई सारे शहर इसके किनारे बसे हैं, तो ये दो बात इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, क्या बोला जा रहा है? लॉन्गेस्ट रिवर इन यूके, यूके की सबसे लंबी नदी है, बताइए क्या ऐसा है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। दूसरा, इट सोर्स इज थेम्स हेड इन द कॉट्सवोल्ड हिल, इसका उद्गम कॉट्सवोल्ड हिल्स में स्थित थेम्स हेड में हुआ है। ठीक है, देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, द रिवर कैनेट इन इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, रिवर कैनेट इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब इन तीनों में सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे 2 और 3, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका मतलब ए यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अब अगर हम बात की जाए कि अगर सबसे लंबी नदी ये नदी नहीं है तो कौन है? तो सेवर्न नदी जो है यहाँ पे, अगर हम देखें सेवर्न जो रिवर है कहाँ पे? यूके में, तो ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। तो रिवर कैनेट इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है, और ऐतिहासिक रूप से इसका इंपॉर्टेंस भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको यहाँ पे निम्नलिखित जो स्टेटमेंट उसके बारे में बताना है। अब यहाँ पे न्यूज में क्या क्या चल रही है अगर आप देखें, तो अगर हम न्यूज़ सबसे बड़ी यहाँ पे चल रही है कि सेकाकू आइलैंड, चाइना क्या कर रहा है? अपने कोस्ट गार्ड जहाज़ों को सेकाकू आइलैंड के रीजन में प्रवेश करवा रहा है। अब सेकाकू आइलैंड न्यूज़ में था, तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बनना है ये देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं सेकाकू आइलैंड के बारे में। तो सेकाकू, अगर आपने ये मैप देख रखा है, लेट सपोज ये एशिया का आपने मैप देख रखा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इस वाले रीजन में चाइना है, ठीक है ना। लेट सपोज किस वाले रीजन, तो ये यहाँ पे साउथ चाइना सी, कौन सा? साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी, यहाँ पे जापान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नाम साउथ चाइना सी है, लेकिन पूरी तरह से चाइना तो है नहीं, जैसे इंडियन ओशन भारत का तो है नहीं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंकाकू आइलैंड है जो जो चाइना और जापान के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रहता है। अब इस सेंकाकू आइलैंड के बारे में अगर थोड़ा सा और जानो तो लगभग 6.3 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसका पूरा होता है, और इसमें चीन और जापान का विवाद ऑलरेडी चल रहा है, ठीक। तो ये न्यूज में था। स्टेटमेंट देखते हैं कि दे आर लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी, पूर्व चीन सागर में स्थित है। वर्तमान में इसका प्रशासन जापान के अंतर्गत आता है, करंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जापान। तीसरा स्टेटमेंट है, द आइलैंड ऑफ इनहेबिटेड एंड सर्व एज ए जापानी मिलिट्री बेस, यह द्वीप आबाद है, जापानी सैन्य अड्डे का उपयोग यहाँ पे होता है। अब इसमें स्टेटमेंट कौन सही है? 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। सेंकाकू द्वीप, जिसे चीन दिया ओयू आइलैंड भी बोला जाता है, ये हैबिटेटेड है, मतलब कि अभी यहाँ पे आवास पूरी तरह से नहीं है। इनका प्रशासन जापान द्वारा ओकिनावा प्रीफेक्चर्स के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे लोग बसे नहीं हैं, ठीक। लेकिन ये निर्जन है, इसमें सैन्य अड्डे के रूप में इसका उपयोग अभी नहीं होता है। तो कभी ऐसा स्टेटमेंट आया कि अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे यूएस ने अपना मिलिट्री बेस बनाया, तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, सकुरीजिमा इज द स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड इन सदर्न जापान। सकुरीजामा दक्षिण जापान में स्थित एक वोल्केनो है, यह एक कन्वर्जेंट प्लेट इस पर स्थित है। देखिए कन्वर्जेंट प्लेट पर अभिसारी मतलब क्या? अपसारी मतलब जब एक दूसरे की तरफ प्लेट आती है ना, तो वो क्या होती है? कन्वर्जेंट प्लेस होती है, और जब एक दूसरे से दूर प्लेट जा रही होती है तो उसे डाइवर्जेंट प्लेट कहा जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या? कन्वर्जेंट, एक दो प्लेट आपस में आ रही हैं, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में ये है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था कि जापान में भी विस्फोट, यहाँ पे विस्फोट हुआ है वोल्केनो में, इस वजह से न्यूज़ में आ गया।
इट लाइज ऑन कहाँ, गिव मी सेकंड, इट लाइज ऑन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, एक अभिसारी सीमा पर है, मैंने आपको बताया। तीसरा सकुरजामा हैज रिमेन डोरमेंट सिंस 1914 1914। तो 1914 से अगर हम बात करें तो ये शांत था, ये यहाँ पे न्यूज़ में था। अब अगर हम बात करें पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे तो करेक्ट है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इन 1914 के बाद बड़े विस्फोट यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। अब यहाँ पे फिलीपींस सागर प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। अब यूरेशियन प्लेट लेट सपोज ये है, ठीक है ना, अब फिलीपींस सागर की प्लेट ये है, तो ये फिलीपींस सागर की जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। इस वजह से अगर हम बात करें नियमित रूप से यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। न्यूज सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो पुर्तगाल है न्यूज में था, स्टॉर्म क्लाउडा के कारण पुर्तगाल में 3 लोगों की मौत हुई थी। कौन सा स्टॉर्म आया, आइए लिख लेते हैं। तो स्टॉर्म क्लाउडिया की वजह से न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो पुर्तगाल लोकेटेड इन आइबेरियन पेनिसुला, अगर आपने यूरोप का मैप देख रखा होगा तो यहाँ पे ये रीजन है पुर्तगाल, यहाँ पे है स्पेन, ठीक है। तो यहाँ पे आइबेरियन प्लेटू रीजन पाया जाता है, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। पुर्तगाल जो है आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट शेयर्स लैंड बाउंड्री ओनली विथ फ्रांस, ये सिर्फ फ्रांस से सीमा साझा कर, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे स्पेन है, तो क्या सिर्फ भारत, ये सिर्फ फ्रांस से सीमा साझा करता है, ये कहीं ना कहीं डाउट में है। तीसरा स्टेटमेंट है इट एडमिनिस्टर्ड एन अजोर्स एंड मैदेरिया आर्किपेलागो, ये अजोर्स और मदीरा द्वीपों पर प्रशासन करता है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, वो तो देखिए करेक्ट है। अटलांटिक महासागर में अगर हम बात करें यूरोप की, लेट सपोज ये यूरोप है, तो यहाँ पे अटलांटिक है, ये अटलांटिक वाला रीजन है। तो अटलांटिक में यूरोप का जो पुर्तगाल है यहाँ पे दो एजोर्स और मदीरा पे रूल तो करता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फ्रांस सीमा साझा नहीं करता, बल्कि स्पेन से साझा करता है। किससे, स्पेन से। तो स्पेन से सीमा साझा करता है। 1 3 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे किसके बारे में है, वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम के बारे में है, जीसीसी के बारे में। ऑलरेडी हमने इसके बारे में देख ही रखा है, तो कोई इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी। चलिए, वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम विल अलाउ जीसीसी सिटीजन टू कंप्लीट इमिग्रेशन कस्टम सिंगल पॉइंट पर कस्टम इसकी पूरी प्रक्रिया होगी। इसका पर्पज देशों के बीच आर्थिक संबंध को बढ़ाना है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने आपको बताया ही। जीसीसी देशों में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होगा। इट विल अप्लीकेबल टू ऑल फॉरेन नेशनल इंटरिंग जीसीसी, तो जो भी देश प्रवेश करें उन सब पे लागू होगा। तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। यह विदेशी नागरिकों को ऊपर नहीं बल्कि रीजनल जो इंटीग्रेशन उसको प्रमोट करने के लिए है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। पूरा टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कराएगी, चाहे यूपीएससी की होगी चाहे यूपीपीसीएस की। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।